इंटरव्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। स्वस्थ हरियाणा के इस एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 24 में, और जो ठीक ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर तमाम वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम यहाँ बैठती है। आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा कि हम डॉक्टर्स की टीम के साथ बातचीत करते हैं और आप तक उन सवालों के जवाब लेकर के आते हैं जो कि तमाम बीमारियों से जुड़ी हुई होती हैं। और आज इसी से जुड़ा एक और एपिसोड हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स जुड़ेंगे। ऑन्कोलॉजी वो डिपार्टमेंट है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, कब वो रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है, कब हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, ये तमाम जानकारी हम डॉक्टर से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम सीधे अंदर चलते हैं जहां पर डॉक्टर्स की टीम हमारा इंतजार करती है। चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्वस्थ हरियाणा की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ कौन वो डॉक्टर हैं जिनसे आज मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर से मुलाकात करवा देती हूँ। तो आज हमारे इस एपिसोड की स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल जी, जो कि डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की। सबसे पहले मैम बहुत स्वागत है आपका इंटरव्यू पर। नमस्कार मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में हालांकि बहुत से हमारे दर्शक भी नहीं जानते होंगे, तो आसान भाषा में सबसे पहले तो आपसे ऑन्कोलॉजी के बारे में हम समझना चाहेंगे। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि कैंसर के जो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती है। ऑन्कोलॉजी के अंदर 3 ब्रांचेस आती हैं। एक होता है सर्जरी, जिसके थ्रू मरीज का ऑपरेशन किया जाता है। दूसरी ब्रांच होती है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसके अंदर टैबलेट्स मतलब ओरल पिल्स या इंजेक्शंस के थ्रू या टारगेटेड थेरेपी के थ्रू पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। और तीसरी ब्रांच हम बोलते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसमें किरणों के द्वारा एक्सरेज के थ्रू ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है। इसके साथ में हमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सीटी स्कैन, एमआरआई, और न्यूक्लियर मेडिसिन में पेट स्कैन्स की ज़रूरत होती है, और बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलके। तो ये पूरा टीम वर्क होता है जिसके थ्रू किसी भी कैंसर पेशेंट का इलाज किया जाता है। जी डॉक्टर इंदु जी, अब जिस तरीके से आपने कैंसर के बारे में बताया, हमने अक्सर देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो समस्या है वो भारत में अब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है किसी को? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है स्तन कैंसर। यह महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर है। पहले बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता था, बट हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ब्रेस्ट कैंसर की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट्स अब लंबे से लंबे टाइम तक ठीक रहते हैं और बिल्कुल परिवार के साथ बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूँगी वो ये है कि 1% मेल्स को यानी पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो अगर पुरुषों को भी कोई अपने सिम्टम्स हों, उनको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने मुझसे सवाल पूछा कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम स्तन कैंसर को पकड़ सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि किसी भी महिला को कोई भी गांठ हो, अगर छाती के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर अगर कोई भी गांठ है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और ज़्यादातर महिलाएं इंतज़ार करती हैं कि उसमें दर्द होगा तो ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि शुरू में गांठों में कोई भी दर्द नहीं होता। अगर आपकी छाती के अंदर कोई गांठ है, कोई भी निप्पल डिस्चार्ज होता है, निप्पल से खून आता है, आपको कभी कभी कुछ महिलाओं को ज़रूरी नहीं है कि छाती में ही गांठ हो, उनको बगल में भी गांठ हो सकती है, मतलब एक्जिला में गांठ हो सकती है। इसके अलावा गर्दन में गांठें हो सकती हैं। और अगर कैंसर फैल जाता है शरीर में तो काफ़ी महिलाएं हमारे पास हड्डियों के दर्द के साथ आती हैं, या ब्रेन में पहुंचने की वजह से उनके सिम्टम्स होते हैं, या लिवर में पहुंचने की वजह से सिम्टम्स होते हैं। हम ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज से भी पहले, जिसको स्टेज 0 बोला जाता है, हम उसमें भी फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैम एक सवाल ये भी आता है, क्योंकि मैंने कुछ मेरे नोन में भी लोग रहे हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से एक समस्या मैंने देखी थी कॉमन, कि ब्रेस्ट कैंसर और लंप में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। लंप को भी कहीं ना कहीं वो कैंसर या ट्यूमर के फॉर्म में वो समझ लेते हैं। तो इसमें हम फर्क कैसे समझ सकते हैं? ये लंप का मतलब है गांठ। लंप का अगर हम
आम भाषा में बात करें तो अंग्रेजी में लम्प बोल दीजिए, हिंदी में गांठ बोल सकते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर किसी भी महिला को हो सकता है। आजकल हम लोग बहुत यंग फीमेल्स में, पहले हम लोग 40 से कम की एज में ब्रेस्ट कैंसर नहीं देखते थे, बट अब हमारे पास 20 से 30 टू 40 इयर्स के एज ग्रुप में भी हम महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। कोई भी लम्प का मतलब है कि कोई भी गांठ जो कि पेनफुल हो या नहीं हो, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ज़्यादातर महिलाओं में कम उम्र में, जैसे जितनी आपकी उम्र कम होती है तो उसमें उन गांठों का नॉन कैंसर होना यानी बिनाइन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप हर महीने खुद अपना ब्रेस्ट चेकअप करेंगे और आपको अपनी ब्रेस्ट का फील समझ में आएगा तो आप ब्रेस्ट कैंसर की गांठों को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो जो गांठों में कैंसर बनता है उनको हम मेलिग्नेंट बोलते हैं, जो नॉन कैंसरस होती हैं उनको बिनाइन लंप बोला जाता है। तो ट्यूमर कैन बी बिनाइन एंड ट्यूमर कैन बी मेलिग्नेंट। ट्यूमर तो जो कैंसर बन गया वो मेलिग्नेंट हो गया, जो नॉन कैंसरस है उसको आप ट्यूमर बोल सकते हैं। बढ़े। वैसे डॉक्टर इंदु जी, ये भी सवाल आ जाता है कि जिस तरीके से केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है भारत में, तो ऐसे में क्या जो ये रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का, क्या इसे रिड्यूस किया जा सकता है? क्योंकि लगातार कई ऐसे महिलाएं, जैसे आपने भी बताया, कि वो समझ नहीं पाती हैं अर्ली स्टेज में, तो अर्ली स्टेज में इसे हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हमें अवेयर होना है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर आपके पास ब्रेस्ट है, यू आर एट रिस्क, सिंपल। किसी भी गांठ को इग्नोर मत करिए, उसमें पेन होने का इंतज़ार मत करिए। और जिनके घरों में कोई ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, मतलब आपके किसी परिवारजन को, आपकी माता जी को, आपकी बहन को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को या सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उन महिलाओं में इसका खतरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हालांकि जेनेटिक कैंसर का रिस्क हार्डली 5 to 10% है और बाकी सारे केसेस में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या जितने पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे होते हैं, क्या सभी के लिए बायोप्सी ज़रूरी होती है या सिर्फ कुछ ही पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और इसका जवाब बहुत ज़रूरी है कि हमारे दर्शक यहाँ पर समझें। बहुत सारे लोग सिर्फ इस डर से कि हम बायोप्सी नहीं कराना चाहते। बायोप्सी का मतलब है एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में और एक चावल के दाने जितना छोटा सा पीस होता है, उसको गांठ को लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। बायोप्सी कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो हर पेशेंट में कैंसर अलग होता है और उसकी किस्म अलग होती है। अगर हमें ये पता है कि आपका कौन से टाइप का ट्यूमर है तो हम उसके स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी आपको दे सकते हैं, जिससे आपके ट्यूमर के ठीक होने के चांसेस और आपका कैंसर फ्री होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, आपने एक और चीज़ हमें समझाया जिस तरीके से कि बहुत ज़रूरी हो जाता है इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेना। तो क्या अगर मान लीजिए कि किसी को ज़रा सी भी देरी होती है, अगर उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें लंप है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसे में क्या कुछ सीरियस आगे चलकर हो सकता है और कितना ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज पे इसे डिटेक्ट किया जाए? सुरभि, ये सवाल समझना बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बात की कि सबको एसिम्प्टोमेटिक फेज में, मतलब जब उनको कोई गांठ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, उस टाइम से अपना कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि अगर ट्यूमर स्टेज 0 में डिटेक्ट होता है तो उसमें आपको कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल की ज़रूरत नहीं है। वी कैन प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फीमेल टू हैव हर डिग्निटी प्रिजर्व्ड। उसमें हमें सिर्फ गांठ को निकालने की ज़रूरत होती है और उसके आसपास का थोड़ा सा हिस्सा निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी महिलाओं में उसमें आगे फर्दर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यंग फीमेल्स में, प्री मेनोपॉजल वुमेन में हम लोग बाद में रेडिएशन भी देते हैं। तो अगर आपका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा, आपकी सर्जरी कम होगी, आपको कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्मपिट में, जिसको हम बोलते हैं, तो एक सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करके एक प्रोसीजर होता है, बगल में से सारी गांठों को निकालना नहीं पड़ेगा। तो बाद में आपको हाथ में सूजन आना या वो सारी परेशानियां कम होंगी। जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा उतना हो सकता है कि आपको कीमोथेरेपी भी ना देनी पड़े और उतना तो हमारी सर्जरी कम होती है, कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट कम होती है, रेडिएशन की सिटिंग्स कम हो जाती हैं, रेडिएशन थेरेपी की हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े। और लेकिन अगर आप स्टेज 4 में डिटेक्ट होती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो आपका ठीक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा।
जितनी लाइफ आपकी रहेगी उसमें कुछ ना कुछ आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, उतना ही कॉस्टली ट्रीटमेंट होगा, उतने कम्बिनेशंस ऑफ ट्रीटमेंट हमको यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन ट्रीटमेंट, और सर्वाइवल कम होता जाता है। अब डॉक्टर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से एक टर्म बार बार इसका जिक्र हो रहा है, रेडिएशन, तो ये रेडिएशन क्या है, इसके बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। सो रेडिएशन इज़ अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव मोडालिटी, मतलब ये बहुत ही मैं बोलूँगी कि किसी भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के लिए एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इलाज का। लोगों को लगता है कि सर्जरी ही मेन ट्रीटमेंट है, बट एज आई हैव बीन टेलिंग अगेन एंड अगेन कि रेडिएशन थेरेपी इज़ वन ट्रीटमेंट विच कैन प्रिजर्व द फेमिनिटी ऑफ अ फीमेल। सो रेडिएशन का ट्रीटमेंट है, ये एक्सरे का ट्रीटमेंट होता है। बहुत महिलाएं ये सोचती हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक शॉक होगा, लोग बोलते हैं करंट तो नहीं लगेगा। ये पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, 2 से 3 मिनटों का ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल पेनलेस होता है। और पहले रेडिएशन में हम जिस जगह पे बीमारी थी उस जगह पर रेडिएशन को एक्सरेज, हाई एनर्जी एक्सरेज के थ्रू फोकस करते हैं। 2 अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं, कुछ कोबाल्ट मशीन्स होती हैं और उसके अलावा लीनियर एक्सेलरेटर्स होते हैं, जिसमें एक्सरे के थ्रू ट्यूमर के ऊपर टारगेट किया जाता है और वो उस जगह पे ट्यूमर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। तो जिन महिलाओं को पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है उनमें हमें रेडिएशन को कंबाइन करना ही पड़ता है, चाहे आपका प्री कैंसरस ट्यूमर हो, DCIS जिसको हम बोलते हैं, या आपका कैंसर हो। बट जिस महिला का कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है उनमें भी कुछ महिलाओं को रेडिएशन का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और आजकल हमारे रेडिएशन के ट्रीटमेंट्स बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत इंट्रिकेट हो गए हैं। तो पहले जहाँ महिला को 25 या 30 सिटिंग्स का रेडिएशन लेना पड़ता था, वो अब शॉर्ट होते होते वो अब 15 to 16 सिटिंग्स पे आ गया है, उसको बहुत कम कर सकते हैं। लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए हम लोग एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड। सो उसमें जिस तरह से मरीज सांस लेता है उसकी ब्रीदिंग साइकिल के हिसाब से रेडिएशन को सिंक्रोनाइज किया जाता है, और रेडिएशन उस फेज ऑफ ब्रीदिंग में दिया जाता है जब आपका हार्ट और लंग आपके चेस्ट वॉल से दूर हो, जिससे कि हार्ट और लंग को रेडिएशन से बचाया जा सके। एक और नई टेक्निक होती है जिसको SBRT बोलते हैं, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी। ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें अगर किसी महिला का अनफॉर्चुनेटली ट्यूमर मान लीजिए हड्डी के अंदर चला गया है और वो बहुत तकलीफ़ में है, दर्द में है, तो हम 2 या 3 सिटिंग्स में उनको रेडिएशन दे सकते हैं जिससे कि उनका ट्यूमर ख़त्म हो जाए और उनका पेन रिलीफ हो जाए। अगर किसी महिला को ब्रेन में ट्यूमर पहुंच चुका है तो अगर बहुत 1 या 2 गांठें हैं तो पूरे ब्रेन को रेडिएशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ब्रेन में फोकस रेडिएशन दे सकते हो। हम पेशेंट का मेमोरी प्रिजर्व कर सकते हैं, महिलाओं के बालों को बचा सकते हैं। उनका अगर ब्रेस्ट में रेडिएशन चल रहा है तो फूड पाइप को, थायराइड ग्लैंड को, लंग्स को, हार्ट को, ऑपोजिट ब्रेस्ट को, कोरोनरी आर्टरीज को, उन सबको हम रेडिएशन के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर आपने अभी जिक्र किया कि लेफ्ट साइड या राइट साइड ब्रेस्ट, तो ऐसे में क्या लेफ्ट एंड राइट साइड के ब्रेस्ट के लिए अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ये ज़रूरी है? और नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो? नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी का कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप है। एवरी पेशेंट इज डिस्कस्ड इन ट्यूमर बोर्ड, जहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और सारे डॉक्टर्स की टीम हर केस को डिस्कस करती है कि इस पर्टिकुलर मरीज़ के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा, क्या सीक्वेंस बेटर होगा। सो हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हमारे पास ट्रू बीम मशीन है जो बहुत एडवांस्ड मशीन है, जिसमें 2 या 3 मिनटों में रेडिएशन का ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसमें जैसे मैंने बात की कि आप ट्यूमर को देखकर उसको ट्रीट कर सकते हो, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स मरीज़ को कम हो, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बेटर हो, सर्वाइवल रेट्स इम्प्रूव्ड होते हैं। और हम यहाँ पर मरीज़ के जितने भी नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे
जैसे मैंने आपसे बात करी कि अगर हम लेफ़्ट साइड के ब्रेस्ट का पेशेंट का ट्यूमर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम यंग पेशेंट है 60 ईयर्स से कम है तो उनमें हम DIBH की टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे उनका हार्ट और लंग पे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को कीमोथेरेपी मिलती है जो हार्ट के ऊपर असर डालती है। जो HER2 पॉजिटिव ट्यूमर्स होते हैं उनको टारगेटेड ड्रग मिलती है जिससे उनकी हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो हम जब रेडिएशन देते हैं तो हम उनके नॉर्मल ऑर्गन्स को तो बीमारी को तो ख़त्म करते ही करते हैं, बट इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। और हमारे पास स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी की फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप अर्ली लंग कैंसर्स, अर्ली प्रोस्टेट कैंसर, अर्ली लंग लिवर कैंसर्स, उनमें हम सिंगल सिटिंग ऑफ रेडिएशन या 3 to 5 सिटिंग्स ऑफ रेडिएशन देते हैं जिसके थ्रू ट्यूमर को कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है। तो ये टेक्निक्स बहुत बिनाइन ट्यूमर्स में भी यूज़ होती है, मतलब जो नॉन कैंसरस हैं जैसे वेस्टिबुलर श्वेनोमा है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, केवर्नोमास हैं, और भी बहुत तरह के ट्यूमर्स होते हैं। बहुत अर्ली लंग ट्यूमर है तो उनमें आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप 3 या 4 सिटिंग्स में, 5 सिटिंग में ट्यूमर को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हो किरणों के द्वारा। अर्ली लिवर कैंसर्स में, प्रोस्टेट कैंसर जो मेल्स का बहुत कॉमन कैंसर होता है। सो वी हैव ऑल द मोस्ट एडवांस टेक्निक्स ऑफ रेडिएशन in Narayana Hospital, and we believe in giving personalized care to each and every patient, whether the patient is rich, poor, child, adult. So we nurture our patients. We believe in not just curing them but in improving their quality of life as well. ओके डॉक्टर, इज़ इट नेसेसरी कि अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो उनको फॉलो अप भी लेने पड़ेंगे? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉलो अप्स ना छोड़ें। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग इलाज के दौरान तो पूरा अपना हॉस्पिटल्स में आते हैं, लेकिन इलाज ख़त्म होने के बाद वो हॉस्पिटल में चेक करना छोड़ देते हैं। तो हम ये बात समझ लें, कैंसर की अनफॉर्चुनेट बात एक यही है कि कैंसर को वापस आने का बड़ा शौक है शरीर में। तो अगर हम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं तो कैंसर के वापस आने का खतरा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में अगर आपकी बीमारी डिटेक्ट हुई है तो उन पेशेंट्स में बीमारी के वापस आने का खतरा हाई होता है। ख़ास तौर से जो हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर्स होते हैं वो कई बार 10 या 15 साल बाद भी शरीर में वापस आ सकते हैं, जबकि जो ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर्स होते हैं वो शुरू के 4-5 सालों में ज़्यादा वापस आते हैं। सो फॉलोअप से 2 एडवांटेजेस होते हैं। पहली बात, अगर आपके शरीर में ट्यूमर वापस आ रहा है तो आप उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो और कम से कम ट्रीटमेंट में कम खर्चे में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरी बात, ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बात की थी कि कीमोथेरेपी के कुछ कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स, ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो हम उनको जल्दी पकड़ सकते हैं और आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जितनी भी महिलाएं, अगर किसी को कैंसर हुआ है वो अपना चेकअप ना छोड़ें। तो उसमें अगर आपको कोई लिम्फेडिमा हो रहा है, हाथ में सूजन आ रही है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, सो वो भी चीज़ें आपकी डिटेक्ट हो जाती हैं। कैंसर ही नहीं, बहुत सारे और कैंसर ट्रीटमेंट एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस का भी ट्रीटमेंट हो जाता है और बीमारी को जल्दी पकड़ के आपको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जी डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने तमाम जानकारियाँ तो हमारे दर्शकों को दे दी, फॉलोअप लेना चाहिए नहीं, कब उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कब डॉक्टर विजिट करना चाहिए, लेकिन आखिरी एक ये सवाल भी कई लोगों के जहन में ज़रूर आता होगा कि क्या जब ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है या फिर जैसे आपने कहा कि कुछ पेशेंट्स में ब्रेस्ट को रिमूव भी करना पड़ता है, तो क्या सर्जरी के बाद नॉर्मल तरीके से हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ों का हमें परहेज़ करना पड़ जाता है, और क्या जॉब वगैरह के लिए दोबारा से वो अपना शुरू कर सकती हैं फीमेल्स को? सो हम जैसे मैंने बात की कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी बिलीव इन नॉट जस्ट प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ अ पेशेंट, वी बिलीव इन गिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू एवरी पेशेंट। सो आजकल ट्रीटमेंट्स बहुत सोफिस्टिकेटेड है। हमारे पेशेंट्स हैं जो रेडिएशन के दौरान अपने जॉब पे जाते हैं। सो मैं हर पेशेंट को ये बोलती हूँ कि लाइफ आपकी ख़त्म नहीं होती आफ्टर अ कैंसर डायग्नोसिस।
it's just the beginning of a new kind of life. You have to bring some changes in your life. थोड़े बहुत आपको lifestyle modifications करने पड़ेंगे, but आप जैसे अपने परिवार के साथ जी रहे थे, आप उससे भी खूबसूरत ढंग से, बीमारी से पहले जैसे थे उससे भी खूबसूरत ढंग से आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो. यू कैन कंटिन्यू योर जॉब्स, यू कैन परस्यू ऑल योर हॉबीज़. आप पेंटिंग करते हैं, आप पेंटिंग करिए. आप योगा करती हैं, योगा करिए. एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए, बिकॉज एक्सरसाइज करने से कैंसर के वापस आने का खतरा कम हो जाता है. अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो आपको और बीमारियां, साथ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो सब आपके कम हो जाते हैं. और बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जो मेरी एक ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट हैं जो हाइकिंग करती हैं, जो माउंटेनियरिंग भी करती हैं. सो कैंसर डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म है. आपको अपनी लाइफ को कैंसर के साथ भी बहुत खूबसूरत आप उसको बना सकते हो. You can still achieve your dreams. You can still tick off items in your bucket list which you want to do. So just take care of your health. Go for regular checkups. Do a lot of yoga. Do a lot of exercises. ताकि आपको लिम्फेडिमा ना हो. अपने डॉक्टर से आप समझते रहिए कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, दोस्तियों को बनाए रखिए और खूबसूरती से ज़िंदगी जीते रहिए. कैंसर का मतलब लाइफ ख़त्म नहीं है, ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है. वाकई बिल्कुल बेहतरीन बात आपने की डॉक्टर. वाकई अगर आपने भी पूरे ध्यान से सुना है डॉक्टर की तमाम बातों को, तो जितने भी टिप्स डॉक्टर की तरफ से बताए गए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए. और अगर अभी हाल फिलहाल में आपके नोन में किसी की भी सर्जरी अगर हुई हो ऐसा, तो फिर उन्हें भी कहिए कि उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. वो दोबारा से अपने लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लीड कर सकते हैं और ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है. अगर आपके नोन में कोई भी ऐसा हो जिसको इस तरीके की कोई भी तकलीफ होती है, तो समय रहते समय का उपयोग कीजिए और डॉक्टर को तुरंत विजिट कीजिए ताकि आपको आगे चल के किसी तरीके से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए आए. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. बस जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो आप अपने चेकअप्स ज़रूर कराइए. अगर आप अपने परिवार को प्यार करते हैं तो आप अपने परिवार वालों को चेकअप कराइए. और कोई भी कैंसर को एक स्टिग्मा मत बनाइए. ये एक क्रॉनिक बीमारी है, किसी भी तरह की कोई लंबी बीमारी है. So don't wait for someone to take you for checkups. अक्टूबर इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. मैं ये बोलती हूँ कि अक्टूबर क्या, हर दिन हमारे लिए वी शुड बी ब्रेस्ट अवेयर. और जितनी जल्दी आप अपनी बीमारी को पकड़ सकते हो, कोई भी और नहीं पकड़ सकता. सो इफ स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड इफ यू लव योर सेल्फ, eat healthy, go for your checkups, don't ignore any symptoms. After the diagnosis, take your treatment and go for follow-ups. और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबको मोटिवेट करिए. और अगर आप किसी को जानते हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका भी मेंटल सपोर्ट करिए और उनको भी सांत्वना देते रहिए और खुश रहिए. बिल्कुल. तो डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल जी ने बेहद खूबसूरत मैसेज दिया है, लव योरसेल्फ. अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपकी लाइफ भी बेहद खूबसूरत हो सकती है. चलिए इसी खूबसूरत संदेश के साथ आप लोगों से इजाजत चाहेंगे. आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. कोविड से लड़ते लोगों के लिए खड़े हैं हम, जिनके पास विटामिन और दवाएं बच गई हैं और जिनको उनकी जरूरत है. दोनों के बीच पुल बने हैं हम. कोविड की मुफ्त दवाओं के लिए हमारा नंबर नोट करें 7303715689. साथ लड़ेंगे हम, जंग जीतेंगे हम. हम हैं ITV फाउंडेशन.